हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो मून पर होगा और उसकी कुछ फैक्ट्स पर होगा। मून एक ऐसा प्लेनेट जिसको हर किसी ने देखा है। इसको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के एक रीजन के अंदर आता है। ये हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमारे साथ टाइडली लॉक्ड है। तो क्या मून के कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें होंगी जिनको आज इस वीडियो में हम अनलॉक करेंगे। हमारा पहला मून मिशन जिसमें ह्यूमंस गए थे वो था अपोलो 11। इसने बहुत सारे राज मून की, ज़मीन के और मून के खोले। जो स्पेस एक्स के सीईओ और स्पेस एक्स के ओनर हैं एलॉन मस्क, उन्होंने कहा है कि पहले वो मार्स को कॉलोनाइज़ करेंगे, उसके बाद मून को भी कॉलोनाइज़ करेंगे, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे टफेस्ट टास्क होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। मून जिसकी पूरी सतह एक राख जैसी मिट्टी से बनी हुई है, जिसको देख के हमें इस स्पेस के बारे में क्यूरियोसिटी आती है। हम सब ने मून देखा है। आज हम उसी के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, ऐसी फैक्ट्स जो आप लोगों ने पहले शायद कभी सुनी भी ना हो। तो सबसे पहली फैक्ट, मून जो कि अर्थ के सबसे पास एक बॉडी है, एक प्लैनेट है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। उसकी डिस्टेंस अर्थ से 3,85,000 किलोमीटर है, जिसको हम अप्रॉक्स 4 लाख किलोमीटर मांगते हैं। क्या आपको पता है मून और अर्थ पहले नहीं थे? सबसे पहले जब हमारा सोलार सिस्टम बन रहा था तब बहुत सारे डस्ट, क्लाउड्स और पत्थर एक साथ ग्रेविटी से जुड़ने लगे, और जुड़ने के बाद वो पत्थर एक टाइम पीरियड के बाद एक प्लेनेट जैसा बन गया, क्योंकि गैसियस और डस्टी प्लेनेट था, जिसको आज हम अर्थ के नाम से जानते हैं। ये प्लेनेट आज की अर्थ के हिसाब से बहुत बड़ा था, क्योंकि ये गैसियस और डस्ट से बना था, तो उसमें एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन मून कैसे बना? मून तब बना जब एक प्लेनेट जिसका नाम थिया था, जिसको साइंटिस्ट थिया मानते थे, आज के समय मानते हैं, वो अर्थ से टकराया। यानी अर्थ जब अपने बिगनिंग में थी उससे टकराया। उससे जो अर्थ के टुकड़े फैले वो इतनी ज़्यादा हीट के साथ फैले कि उनके अंदर हीट स्टोर हो गई, और वो अर्थ की ग्रेविटी के वजह से अर्थ के अगल बगल में रिवॉल्व करने लगे। लेकिन जैसे समय बीतता गया वो सब साथ साथ आते रहे और एक साथ ज्वाइन हो गए। लेकिन जब ये सब हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और उस समय मून हमारे सबसे करीब था, जिसको हम आज मून के नाम से जानते हैं। वो उस समय हमारे सबसे करीब था। उस समय अर्थ का रेडियस 22,530 किलोमीटर था। आज जो अर्थ है वो उस समय वैसी नहीं थी। उस समय अर्थ बहुत गर्म, बिना एटमॉस्फेयर के और बहुत सारा पानी के साथ थी, जिसमें बहुत सारा लावा उबल के बाहर आता था, क्योंकि ऐसे बहुत से अर्थक्वेक्स और विंड चलती थी। क्योंकि पानी था तो एटमॉस्फेयर बनने लगा था, और विंड इसलिए चलने लगी थी क्योंकि जो पानी इवेपोरेट होता था वो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर की वजह से अब एक विंड की तरह चलने लगा था। क्या मून जैसा आज हम देखते हैं, जो दाग धब्बे मून पर आज हम देखते हैं, क्या वो पहले भी थे? नहीं। मून पे दाग धब्बे जो आज हम देखते हैं वो पहले नहीं थे। पहले मून एक बिल्कुल प्लेन सरफेस जैसा था, लेकिन लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से, LHV की वजह से, जो उसके ऊपर मेटेरॉइड्स गिरते हैं मून के ऊपर, उससे बहुत सारा उसके ऊपर क्रेटर्स बनने लगे, और उस क्रेटर्स की वजह से बहुत सारी हीट रिलीज़ हुई, जो कि मून के ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही थी और उसके एटमॉस्फेयर को नष्ट कर रही थी। यानी उसके एटमॉस्फेयर जो बनना चाह भी रहा था वो भी नहीं बन पा रहा था। एक बहुत भारी एस्ट्रॉइड मून के सदर्न पोल के एक्सिस पर गिरा था आकर, जिससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई थी। मून की सरफेस काली काली से होने लगी थी, यानी राख बनने लगी थी। तभी जो मून आज हम देखते हैं वो ब्लैकिश कलर में ज़्यादातर दिखाई देता है, ग्रेश कलर में दिखाई देता है, जिसको हम आज के समय मैरिया कहते हैं, जो कि एक मैरिया एक फिनोमिना होता है जो कि मून पे हुआ था।
लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से। लेकिन आफ्टर 4 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पर भी एस्ट्रॉइड्स गिरने लगे थे, जो गिर तो रहे थे लेकिन बहुत सारा अपने साथ पानी ला रहे थे, क्योंकि एस्ट्रॉइड सब गिर रहे थे, उनके अंदर बहुत सारा पानी था जो कि स्टोर्ड था एक मिनरल फॉर्म में। वो जब अर्थ पर गिरे तो उससे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स बने और वो पानी उन क्रेटर्स में रिलीज़ हुआ, जो कि आज इस वाटर फॉर्मेशन की एक अहम भूमिका निभा रहा है। अर्थ का एटमॉस्फेयर जो उस समय बहुत डेंस था, बहुत थंडरस्टॉर्म्स आते थे, बहुत अर्थक्वेक्स आते थे, क्योंकि उस समय पानी जो था वो इवेपोरेट होता था और हायर प्रेशर रीजन और लोअर प्रेशर रीजन क्रिएट होते थे। इसलिए ये सबसे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म्स आते थे अर्थ पर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ चेंजेस मून की सरफेस पर भी हुए और अर्थ की सरफेस पे भी हुए। कुछ फैक्ट्स जो मून की सरफेस पे हुए, मून जो आज हम देखते हैं वो स्फेयर नहीं होता है, ना ही अर्थ स्फेयर होती है। अर्थ और मून एक ओब्लिक शेप में होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी की बॉल पर किसी ने पैर रख दिया हो। उस शेप के दोनों प्लैनेट, ये दोनों बॉडी हैं, लेकिन हम दोनों को ये चीज़ें एकदम सर्कुलर यानी सर्कल के फॉर्म में लगती हैं। एक फार साइड यानी अर्थ से सबसे दूर जो साइड होती है उसको हम अपोजी कहते हैं, वहीं अर्थ से सबसे पास की जो साइड होती है उसे हम प्रायोजी कहते हैं, ये पेरिजी कहते हैं। जब अपोजी पे मून होता है सबसे छोटा दिखता है और सबसे ज़्यादा गोल दिखता है, वहीं पे जब मून प्रायोजी पर होता है तो सबसे पास दिखता है और सबसे ज़्यादा सर्कुलर दिखता है। और जब मून अर्थ के सबसे ज़्यादा पास होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस की वजह से अर्थ पर टाइडल वेव्स ज़्यादा लंबी आ जाती हैं और सुनामी या फिर फ्लड जैसे हालात बनते हैं। अब अर्थ मून की और अर्थ से डिस्टेंस कितनी है, ये कुछ 3,85,458 के आसपास है। एग्जैक्ट अगर हम इसको देखा जाए 3,85,000 हम इसको मानते हैं, अप्रॉक्स 4 लाख किलोमीटर। इसका मतलब अर्थ और मून के बीच 30 प्लैनेट्स अर्थ जैसे आ सकते हैं। और अगर हम मून तक पैदल जाएं तो 9.5 साल में या 9.5 ईयर्स में हम मून तक पहुंच भी सकते हैं। लेकिन अगर हम कार से जाएं तो सिर्फ 130 दिनों में यानी 4.5 महीने में हम मून तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम रॉकेट से जाते हैं तो सिर्फ 11 घंटे में हम या 13 घंटे में हम मून पर होंगे। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी। और भी फैक्ट्स हैं जैसे ग्रेविटी ऑफ मून। ग्रेविटी ऑफ मून अर्थ की 1/6 होती है, यानी अगर आप अर्थ पर 60 kg के हैं, मून पर उसका 1/6 हो जाएंगे, यानी सिर्फ 10 के रह जाएंगे। यानी मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 होती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से मून की ग्रेविटी कम होती है अर्थ के कंपैरिजन में। लेकिन मून की ग्रेविटी हमारे अर्थ पर चीज़ों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है, लेकिन पानी जो कि सबसे ज़्यादा हरकत वाली चीज़ होती है उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। भले उसकी ग्रेविटी कम हो लेकिन पानी को इन्फ्लुएंस वो आराम से कर लेती है, जो कि हमने देखा है हाई टाइडल वेव्स और लो टाइडल वेव्स अर्थ मून की ग्रेविटी की वजह से ही आती हैं। और अगर वीडियो में हम आगे चलते हैं तो एक और चीज़ पता चलती है जिसमें हमको पता चलेगा मून जो कि अर्थ के साथ टाइडली लॉक्ड है। टाइडली लॉक्ड मतलब अर्थ के ऑर्बिट जो करता है मून, वो अर्थ के साथ एक डिस्टेंस पर अर्थ की ग्रेविटी के साथ टाइडली लॉक्ड है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा पास आता अर्थ के, तो वो अर्थ की ग्रेविटी उसको तोड़ देती, उसके पत्थर कर देती और वो अर्थ की रिवॉल्यूशन यानी रिवॉल्व करता रहता। वो पत्थर अर्थ के पानी को इन्फ्लुएंस करते, अर्थ पर अर्थक्वेक्स लाते, टॉर्नेडोज लाते और सुनामी भी लाते। इसलिए लेकिन ऐसे घबराने की बात नहीं है। अब ये मून अर्थ से हर साल 1.5 इंच दूरी जा रहा है, पास नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस और मून की ग्रेविटेशनल इंटरफेरेंस कुछ हद तक ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए ये 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। इसी के साथ वीडियो में और आगे चलते हैं, फैक्ट नंबर 4 पर आते हैं। फैक्ट नंबर 4, साइज ऑफ द मून। साइज ऑफ द मून, मून अर्थ से 400 टाइम्स स्मॉलर है, यानी अर्थ के अंदर 50 मून्स आ सकते हैं। और वहीं डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सन इज़ 400 टाइम्स। ये आप देख सकते हैं कोइंसिडेंस है कि 400 टाइम्स स्मॉलर सन से है और 400 गुना दूर सन से है, यानी सन से 400 गुना छोटा है चांद और सन से ही 400 गुना दूर भी है चांद। इट्स अ कोइंसिडेंस। तभी सोलर एक्लिप्स के वक्त मून पूरा ढक लेता है सन को और हमको लगता है कि सामने बड़ा सा प्लैनेट आ चुका है जिसने मून को ढक लिया है।
यही वजह है कि सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स जब होता है, मून सन को पूरा ढक लेता है, जबकि मून 400 टाइम्स स्मॉलर है सन से। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। लेकिन पहले लोग सोचते थे, जो चाइना के लोग थे, कि एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है सन के और अर्थ के बीच में, जो एक सन की रोशनी को रोक लेता है और सन को खा लेता है, जो कि गलत सोचते थे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मून आता है। ये सब धारणाएं हैं जो कि गलत धारणाएं हैं। ये एक साइंटिफिक फिनोमिना है, सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स, जो हर 29.5 डेज बाद आता है लूनार एक्लिप्स। वहीं पर सोलार एक्लिप्स साल में हर 2 से 3 बार आता रहता है। अब रोटेशन ऑफ मून की बात करते हैं। मून का रोटेशन, मून रोटेट नहीं करता है अर्थ के, मून खाली रिवॉल्व करता है अर्थ के। तभी हमें मून का सिर्फ एक साइड दिखता है, जिसको हम कहते हैं नियर साइड, और जो साइड हमको मून की नहीं दिखती है वो होती है फार साइड। अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है सन के, लेकिन मून सिर्फ रिवॉल्व करता है अर्थ के, ना कि रोटेट करता है। अगर वो रोटेट करता तो हमें मून का सदर्न पोल भी दिखता, यानी मून का फार साइड भी दिखता, लेकिन ऐसा नहीं है। मून का सिर्फ नियर साइड, नॉर्थ पोल हमको दिखता है, जहाँ पर हम उतरे भी हैं, लेकिन डार्क साइड या फार साइड हमको नहीं दिखता है। मून का एटमॉस्फेयर, मून का एटमॉस्फेयर जहाँ पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ना रात ना दिन। जैसे अर्थ पर दिन या रात होता है, या शाम रात होने वाली होती तो एक अच्छी सी शाम लालिमा छाती है आसमान में, ऐसा मून में नहीं होता है। मून में अगर दिन है तो सूरज की रोशनी पड़ेगी, कोई एटमॉस्फेयर नहीं। अगर रात है तो अंधेरा होगा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं। यही एक वजह है कि अर्थ सबसे अच्छा प्लेनेट है ह्यूमंस के लिए रहने के लिए, विद ब्यूटी एंड विद ऑल इट्स रिसोर्सेज, जिसको हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक यही प्लेनेट अभी हम लोगों को पता है कि रहने लायक है। यही वजह है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग का फुटप्रिंट आज तक है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो हवा नहीं चलेगी और मिट्टी नहीं उड़ेगी। वहाँ पर जब एस्ट्रोनॉमर्स गए थे, उन्होंने कहा भी था कि वहाँ की जो मिट्टी है वो एक गन पाउडर जो कि जल चुका है उसकी तरह है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बम्बार्डमेंट्स हुए थे मेटेओर्स के। मून का सरफेस दिन में 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है, बट रात में -130 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि एंटार्क्टिका का टेम्परेचर से बहुत बहुत कम है। यानी एंटार्क्टिका तो गर्म है मून के कंपैरिजन में। एंटार्क्टिका का टेम्परेचर शायद -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वहीं पर मून का -130 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसे बहुत से मिशंस हुए हैं मून पर जाने के लिए, लेकिन सबसे पहला मिशन अपोलो 11 नहीं था। अपोलो 11 सबसे पहला मिशन नहीं था, आप लोग गलत समझते हैं। हमारा सबसे पहला मून मिशन जो कि सोवियट्स ने किया था वो था उसका नाम तो शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस वीडियो में मेंशन ज़रूर कर दूंगा, जो कि था कि सोवियट्स ने मून पर एक लूना करके सैटेलाइट भेजी थी, जो कि मून का रिवॉल्यूशन करके निकलनी थी, लेकिन ड्यू टू कम्युनिकेशन ब्रेकेज वो हमसे दूसरी बार कम्युनिकेट नहीं कर पाई। लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल माना गया था, लूना मिशन जो था उसको सक्सेसफुल माना गया था। ये कम्युनिकेशन लॉस की वजह से हम आगे को नहीं ले जा पाए, लेकिन ये सक्सेसफुल मिशन था। वहीं जब सोवियत ने दूसरा लूना 2 भेजा, जिसमें उन्हें मून पर क्रैश लैंडिंग करानी थी लूना 2 की, जो कि सक्सेसफुल हुआ। जी हाँ, वो कि सक्सेसफुल हुआ था। उसके बाद सोवियत ने लूना 9 भेजा, जिसमें उन्हें अपना रोवर को मून पर उतारा, जिसको लूनोखोट 1 भी कहा जाता है। उसके बाद अमेरिकन ने अपना पहला मैन मून मिशन किया, जिसका आज हम जानते हैं अपोलो 11, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी कई साइंटिस्ट भी थे जिनने सबसे पहले चांद की सतह पर पैर रखा। वहीं उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो 24 पीपल्स गए थे, इसमें 12 लोग सिर्फ चांद पर उतरे थे। बाकी एक आदमी एलन शेफर्ड, जो पहला व्यक्ति था जिसने चांद की सतह पर गोल्फ खेला, और उस गोल्फ में उसकी बॉल चांद के सतह पर खो गई, जो आज भी चांद पर है। लाइफ ऑन द मून, नंबर 10। मून पर क्या लाइफ है? इसका आंसर अब हमारे पास है कि मून पर लाइफ अभी नहीं है, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। मून का सरफेस टेम्परेचर बहुत वेरिएबल है, यानी बहुत जल्दी बदल जाता है, फ्रीक्वेंटली बदलता रहता है। -130 डिग्री सेल्सियस, दिन में वही 120 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमंस के लिए सूटेबल नहीं है। और तीसरी वजह, मून पर जो पानी है वो फ्रोज़न है। उसको अगर हम पिघलाने भी जाएंगे तो वो इतनी हमारा
पानी नहीं है कि अर्थ की रिक्वायरमेंट जितना पूरा कर सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप यहाँ तक आए हो इसका मतलब आपको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस विद सात्विक।